So let's start our today's topic and in business studies today we will going to do about the economic policy 1991, which is also the very important policy setup of 1991 of business. ये देखने वाइज तो टॉपिक हमारा इकोनॉमिक्स का लग रहा है बट इकोनॉमिक्स का है नहीं, वैसे कह भी सकते हैं बट बिजनेस में इसका पार्ट है। और ये हमारा ऑलमोस्ट टू द वेरी लास्ट ऑफ द चैप्टर है, मतलब लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट ही होता है आपके हर अकॉर्डिंग, चाहे केस स्टडी वाइज ले लो चाहे क्वेश्चन वाइज ले लो, ये भी हमारा जो टॉपिक होता है इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको इसके बारे में पता है इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होते हैं 1991 की। वेरी गुड। ये तीन मेथड इंट्रोड्यूस हुए थे, लिबरलाइजेशन, प्रिवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये 1991 में इंट्रोड्यूस हुए थे। क्या होते हैं सेपरेटली आपको अच्छे से डिटेल में करवाया जाएगा। उससे पहले कि हम इसे डिटेल में करें, पहले मैं आपको आज थोड़ा इसका प्रीफेस बताऊंगी कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि हमारी ये इकोनॉमिक पॉलिसी आई, या इकोनॉमिक पॉलिसी के क्या एडवांटेजेस थे, क्यों आई, क्या इसका मकसद था। आई विल गोना एक्सप्लेन यू दीज थिंग्स इन डिटेल। तो पहले मुझे ये बताओ कि 1991 से पहले कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट की जाती थी बिफोर एलपीजी पॉलिसी। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारी इंडिया का पार्ट था ना, जब तक हमारी इंडिया डेवलप नहीं हुई थी तब तक यही था कि मतलब हर राज्य अपनी अलग पॉलिसी अपनाएगा, हर स्टेट जैसे था वो अपनी अलग पॉलिसी अपनाएगा। ऐसी सेम कंडीशन हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी की थी। पहले तक ना कोई एक स्टैंडर्ड पॉलिसी नहीं थी। स्टैंडर्ड पॉलिसी बोले तो ऐसे नहीं था कि हर इंडस्ट्री को यही पॉलिसी माननी है, ऐसा पहले कुछ नहीं था। पहले हमारा क्या था, पहले हर इंडस्ट्री अपनी अलग पॉलिसी मानती थी और जैसा उसका मन करता था वो वैसा करती थी। लेकिन जिसे हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी कह लो या ओल्ड इंडस्ट्री पॉलिसी कह लो, तो वो थी 1991 से पहले। अच्छा मुझे ये बात, अच्छा ये बताओ कि सबसे मेन मोटिव क्या था 1991 पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करने का। मेजर मोटिव, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था। ना, इसके अलावा एक चीज बताओ, इकोनॉमिक ग्रोथ तो खैर सभी का ही ऑब्जेक्टिव होता है, मेजर ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज का क्या था। हाँ हाँ, वेरी गुड। टू अपलिफ्ट द फॉरेन ट्रेड, 1991 पॉलिसी का मकसद इकोनॉमिक ग्रोथ, तो खैर इकोनॉमिक ग्रोथ आप आग बंद करके किसी का भी लिख दो, हर ये चीज जो हमारी कंट्री की होती है वो होती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी 1991 थी, उसका मेजर मोटिव था हमारी ट्रेडिंग को एनहांस करना। ये सिर्फ और सिर्फ जो डिपेंडेंट थी, जो सिर्फ और सिर्फ जो इसका मेन मकसद था कि किसी तरह हम अपनी कंट्री की ट्रेडिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करें, सो दैट हमारी कंट्री सब कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सके। और कौन कौन सी कंट्री के साथ ट्रेड करे, किसी के भी साथ, कोई ऐसे कंपलसरी फाउंडेशन नहीं थी। हमारी कंट्री इफेक्टिवली सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सके, या ट्रेड करने में सक्षम हो, सक्सेसफुल हो या कैपेबल हो। मेन मकसद 1991 पॉलिसी का यही था। तो चलो अब हम थोड़ा नोट्स वाइज देख लेते हैं। इंडिया हैड अ वेरी बैड कंडीशन इन टर्म्स ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड एक्सचेंज। इंडिया की कंडीशन बहुत बेकार थी फॉरेन ट्रेड और एक्सचेंज के मामले में। कब, व्हेन। Very good. Before the introduction of economic policy 1991, our India had a very bad preferences, very bad condition in the foreign trade. अच्छा, मुझे ये बताओ हमारी इंडिया फ्री कब हुई थी, when India got independence। तो 1947 से 1991 तक के बीच में गैप तो कोई साल हो पाए, फिर भी हमारी कंट्री फॉरेन ट्रेड क्यों नहीं कर पाई, व्हाट वाज द रीजन।
Right, very good. It used to exist a lot of restrictions in the trade path. हमारी ट्रेडिंग में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, बैरियर्स थे, विपदाएं थी, रुकावटें थी, जिनकी वजह से हम चाह के भी अपनी इकोनॉमिक ट्रेडिंग को नहीं बढ़ावा दे सकते थे या हम अपनी इकोनॉमिक ट्रेडिंग नहीं कर सकते थे। और वो बैरियर्स क्या थे? एनी टू। हाँ, इम्पोर्ट बैरियर्स नाम उनका, इम्पोर्ट बैरियर्स का नाम क्या होता है? कोटास, इम्पोर्ट बैरियर्स कोटास और टैरिफ्स, टैरिफ्स एंड कोटास थे। ये सारे हमारे टैक्स होते थे कि अगर तुम ट्रेडिंग करोगे तो तुम्हें इतने सारे टैक्स देने पड़ेंगे। और इसी के साथ साथ हमारी एक रिस्ट्रिक्शंस और बैरियर के साथ साथ हमारी कंट्री इतनी स्ट्रांग भी नहीं थी। ऑफ कोर्स इस भी बात को देखो, हमारी कंट्री इतनी स्ट्रांग भी नहीं थी कि वो ट्रेडिंग कर सके, टेक्नोलॉजीज भी इतनी अपग्रेडेड नहीं थी कि वो ट्रेडिंग कर सके, और इतना पैसा ही नहीं था जो, क्योंकि सारा तो ब्रिटिशर्स ले गए थे अपने साथ। तो जो पैसा हमारे पास था वो मस्त से ही डोमेस्टिक नीड को पूरी फुलफिल करने में लग जाता था। एक बात बताओ, कोई कंट्री पहले ट्रेडिंग करेगी या पहले डोमेस्टिक पीपल की नीड्स को फुलफिल करेगी? हाँ, तो वही करेगी ना। तो फिर वो भी पहले पहले इसलिए इतना था कि इतना नहीं था। देखो, अगर तुम्हारे पास सरप्लस होगा तभी तुम ट्रेड कर पाओगे, तो सरप्लस नहीं था। इसी रीजन की वजह से हमारी जो ट्रेडिंग थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। ये भी पॉइंट था। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, ऑल द कंट्रीज इकोनॉमी वाज नॉट सो मच डेवलप्ड एंड एडवांस्ड व्हिच रिजल्ट इन द लेस पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। वही बात है, हमारी कंट्री फॉरेन ट्रेड क्यों नहीं कर पाती थी? हमारी कंट्री फॉरेन ट्रेड इसलिए नहीं कर पाती थी बिकॉज हमारी कंट्री इतनी एडवांस नहीं थी, इतनी डेवलप्ड नहीं थी। इट वॉज नॉट सो डेवलप्ड, सो मच एडवांस्ड, इतनी एडवांस और इतनी डेवलप्ड नहीं थी। और क्योंकि इसी लेस डेवलपमेंट की वजह से इंडिया का जो पार्टिसिपेशन था फॉरेन ट्रेड में वो बहुत लो था, बहुत लेस था, बहुत कम था। क्लियर? नेक्स्ट, देयर वर मैनी रिस्ट्रिक्शंस व्हिच रिजल्ट इन द लेस अमाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे ट्रेडिंग पाथ में, जिसकी वजह से फॉरेन ट्रेड था वो बहुत कम था, बहुत रिड्यूस था, बहुत लेस था। देन दिस कंडीशन वाज देयर बिफोर 1991। ये जो पूरी पूरी गंदी 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 कंडीशन थी ना, ये सारी कंडीशन 1991 से पहले थी। 1991 के बाद ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। बट आफ्टर 1991 और प्रायर टू 1991, आप दो चीजें लिखोगे। ये इंग्लिश का भी वर्ड है, मैं आपको साथ के साथ सिखा दूंगी। एक तो आप लिखोगे आफ्टर टू 1991, या तो आप ये लिख दो आफ्टर 1991। बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है कि आपको ये लिखना होगा 1991 के बाद, या तो आप आफ्टर लिख दो, बट आफ्टर बड़ा सिंपल सा वर्ड है, इट्स सो बोरिंग एंड सो सिंपल। सो लेट्स यूज सम एडवांस वर्ड इंस्टेड ऑफ आफ्टर। आप आफ्टर की बजाय लिखोगे प्रायर, PRIOR, प्रायर टू 1991 पॉलिसीज, यानी 1991 पॉलिसीज के बाद न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेन सेक्टर वाज डन। कई सारे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए जो कि आपने ऑलरेडी बता दिए हैं, प्रिवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए जिसने पूरी इकोनॉमी की रुख को बदल दिया, रूप को बदल दिया। फॉरेन सेक्टर बहुत ही इंक्रीज हो गया, डेवलप हो गया। इज दैट क्लियर? आप, इतनी बात आपको समझ आ गई कि पहले की कंडीशन बहुत बेकार थी, पहले की कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी जिससे कि डेवलपमेंट हो सके। ये सारी जो कंडीशन थी वो 1991 से पहले की थी, बट 1991 के बाद काफी सारे रिफॉर्म्स आए जो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आए, और उस पॉजिटिव इम्पैक्ट के फलस्वरूप हमारे इंडिया की ट्रेडिंग कैपेसिटी बढ़ने लगी। क्लियर? चलो अब देख लेते हैं आखिर 1991 की पॉलिसी क्या थी। व्हाट इज इकोनॉमिक पॉलिसी 1991? ये जो पॉलिसी है ये क्या है, ये क्या थी? इकोनॉमिक पॉलिसी केम इन 1991 व्हिच एम्ड एट डूइंग ओवरऑल डेवलपमेंट इन द फॉरेन सेक्टर। देखो, आप लिखोगे ना तो इसी लाइन को लिखना जो मैंने लिखा है।
यू विल नॉट राइट दैट कि इकोनॉमिक जो हमारी पॉलिसी थी इट रिजल्टेड इन इकोनॉमिक ग्रोथ, आप लिखोगे इंस्टेड ऑफ दैट इकोनॉमिक पॉलिसी विच वाज देयर इन आवर कंट्री इट रिजल्टेड इन द ओवरऑल डेवलपमेंट इन द फॉरेन सेक्टर। यू हैव टू मेंशन द वर्ड फॉरेन सेक्टर इन दैट सो दैट ये आपको क्लियर हो जाएगी किस चीज में डेवलपमेंट हुआ था। आपको लिखना है कि फॉरेन सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ था इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद। क्लियर? क्योंकि वही बात है ना, जिस चीज में इसका मेन चीज के लिए कोई आया, जिस चीज का मेन ऑब्जेक्टिव हो जो उसे ही कंसीडर करना चाहिए। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव फॉरेन सेक्टर में एनहेंसमेंट था, फॉरेन ट्रेड को डेवलप करना था। तो यू शुड मेंशन दैट इट्स मेन मोटिव वाज टू डू द डेवलपमेंट इन द फॉरेन सेक्टर। देन सेकंड इज योर इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 इंक्लूड वही जो आपने अभी बताया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। डिटेल में पूरी आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगी, हर एक सेक्टर के वर्किंग डिटेल, ट्रांसफॉर्मेशन, मेरिट्स, डीमेरिट्स, यूसेज सब बताऊंगी। आज मैं इन द सम अप शॉर्ट में एक एक लाइन में बता देती हूँ। लिबरलाइजेशन का मतलब होता था रिमूवल ऑफ द और द ट्रेड बैरियर्स। सारे जो ट्रेडिंग में बैरियर्स होते थे, जितने भी, जब कोटा हो, टैरिफ हो, किसी भी तरीके का आपका ट्रेड बैरियर हो, जो भी आपका ट्रेड बैरियर हो, उस ट्रेड बैरियर को रिमूव करना, उस ट्रेड बैरियर को हटा देना, उस ट्रेड बैरियर को हटाना, वो हमारा लिबरलाइजेशन कहलाता था। ताकि जो सारी कंट्री है वो फ्रीली ट्रेड कर पाए। ऑल द कंट्री कैन यूज टू डू द ट्रेडिंग फ्रीली बाय रिमूवल ऑल द ट्रेड बैरियर्स। सारी कंट्रीज में से ट्रेड बैरियर्स को हटा देना जिससे आप इफेक्टिवली ट्रेड कर सको, वो आता था हमारा लिबरलाइजेशन। क्लियर? लिबरलाइजेशन क्या होता है आप बताना। हाँ, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर इनटू प्राइवेट सेक्टर इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। और जो हमारा प्राइवेटाइजेशन होता था वो हमारा कैसे होता था, ये आप मुझे बताओगे। हाउ कैन वी ट्रांसफर द पब्लिक सेक्टर कंपनी इनटू प्राइवेट सेक्टर, हाउ? और वो कैसे किया जाता था? एक और तरीका जो मेजर तरीका है, वैसे लाइसेंस, हाँ ठीक है चलो, बट एक जो मेन उसका तरीका होता है वो क्या था? By transferring the 51% of share from public company to the private company। जो तुम बता, आपकी मैम ने बताया था इतनी बार। 11th हाँ था, 11th बिजनेस स्टडीज में था। तो प्रिवेटाइजेशन में क्या होता है, जो आपकी जो कंपनी की, अगर आप किसी भी पब्लिक कंपनी के 51% ऑफ शेयर ट्रांसफर कर दोगे तो वो पब्लिक कंपनी आपकी प्राइवेट कंपनी बन जाती है। लाइसेंस वगैरह तो बहुत दूर की बात है, सिंपल सी बात है। ट्रांसफर 51% ऑफ शेयर फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर कैन ऑल्सो रिजल्ट इन द ओवरऑल ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द कंपनी फ्रॉम अ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। ट्रांसफॉर्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 51% ऑफ शेयर ट्रांसफर करना ही इनफ है। क्लियर? और नेक्स्ट इज बाकी इसकी डिटेल जब मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगी तब दूंगी। आज मैं इसके डिटेल में नहीं, सिर्फ इसका ये बता रही हूँ कि आखिर ये होते क्या है। नेक्स्ट वन इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब हुआ? अच्छा, मैं इसकी एक डेफिनेशन बोल रही हूँ, आप मुझे उसका मीनिंग एक्सप्लेन करना। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरग्रेटिंग ऑफ इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। बताओ उसका मतलब क्या हुआ? दोबारा बोलूं? ग्लोबलाइज, अच्छा मैं बताती हूँ। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इंटीग्रेट करना, मिलाना, मतलब सीधे शब्दों में बात करें तो ट्रेड करना, कोई सी भी कंट्री कहीं पे भी आके ट्रेड कर सके। सिंपल शब्दों में तो इसका मतलब ये है। बट टेक्निकल वर्ड में जाए तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपकी कंट्री है,
जो आपकी कंट्री है वो पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी कंट्री के साथ इंटरग्रेट हो सकती है। इंटरग्रेट मतलब ज्वाइन हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं और वो ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड करने में सक्सेसफुल है। नो, कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ट्रेड करने में। इंडिया की कंट्री वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ही इट इज फ्री टू डू द ट्रेड विद द होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रेड करने में वो फ्री है। कौन फ्री है? नहीं, इंडिया नहीं, कोई सी भी कंट्री। हाँ, इंडिया नहीं, बट एनी कंट्री कैन डू द ट्रेड विद एनी कंट्री व्हिचसोएवर दे वांट, जो उनकी मर्जी हो कोई भी किसी के साथ ट्रेड कर सकता है। क्लियर? फिर ये बेसिकली कैसे पॉसिबल था ग्लोबलाइजेशन? वो सब तो बात ठीक है, बेसिकली एमएनसी सेट करके। एमएनसी जो आई है ना, सारी आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज, वो जो सारी सेटअप हुई है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हुई है। मतलब एक कंट्री, जैसे आप तो आपको पता है मैगडीज क्या है? मैकडोनाल्ड्स। मैगडीज, मैगडीज पता है आपको क्या है? मैगडीज, मैकडोनाल्ड्स। शायद। हाँ, खाने से रिलेटेड है, बर्गर वगैरह का। मुझे पता, आप तो बिल्कुल ही नहीं खाते बाहर का, बट ये है उससे रिलेटेड है। मतलब ये आउट ऑफ कंट्री का है। मैकडोनाल्ड्स हमारे इंडिया का नहीं। अच्छा, ये तो पता होगा बिकीज। नहीं, बिकीज तो इंडिया का ही है। मेन तो मैकडोनाल्ड्स है। मैकडोनाल्ड्स हमारी एक अमेरिकन कंपनी है जो यहाँ पे आके सेटल हो गई, और यहाँ पे बर्गर और कोल्ड ड्रिंक और मतलब यही सारे जो चीजें होती है ये सब मिलती है मैगडीज में। तो ये हमारी इंडिया की नहीं है, और ना ही इंडिया का ये कोई हमारा डेवलपमेंट है। ये हमारे बाहर की कंट्री है जो इंडिया में आके ट्रेड करने लगी, और इसे ही हम एमएनसी का नाम देंगे। यही हमारी एमएनसी होती है। क्लियर? चलो, अब एक बार हम एम देख लेते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का क्या एम थे, क्या उद्देश्य थे? फर्स्ट एम था टू एनहेंस द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द कंट्रीज इन फॉरेन ट्रेड। सारी कंट्रीज का फॉरेन ट्रेड में पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, ताकि सारी कंट्रीज मिलके फॉरेन ट्रेड कर सके, सारी कंट्रीज मिलके फॉरेन ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सके। ये मेजर एम था इकोनॉमिक पॉलिसी का। सेकेंड एम था मेक द इंडस्ट्रीज फ्री एंड फास्ट रिलायबल। सारी कंट्री को फ्री और फास्ट रिलायबल बनाना, यानी हर इंडस्ट्रीज फ्री थी किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करने पे, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। ऑल द कंट्रीज वर फ्री टू डू द ट्रेड विद एनी कंट्री व्हाटसोएवर दे वांट। उनकी पसंद की किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करने में फ्री थी। नेक्स्ट, कनेक्ट इंडियन इकोनॉमी विद दैट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटरग्रेट करना, ये किस पॉलिसी का पार्ट था? वेरी गुड, ग्लोबलाइजेशन का पार्ट था कि जितनी भी इंडियन इकोनॉमी थी उसको वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ कोलैबोरेट करना, कंबाइन करना और एक्यूमुलेट करना। इन सब का मतलब यही है कि इंडिया मिलके दूसरी किसी भी कंट्री के साथ, कोई एक कोई पर्टिकुलर बाउंडेड नहीं है, किसी भी कंट्री के साथ इंडिया वाज फ्री टू डू द ट्रेड विद एनी ऑफ द कंट्री ऑफ देयर चॉइस। अपनी चॉइस की किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करने में फ्री है हमारी इंडिया। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज प्रॉफिट ऑफ द कंट्री एंड डू द डेवलपमेंट। कंट्री के प्रॉफिट को बढ़ाना और ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट को देखना। अब आप मुझे एक बात बताओ कि आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो डेवलपमेंट है वो कैसे हो पाएगा? मतलब इन पॉलिसीज से डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है? नहीं, नहीं, वो सब बातें तो ठीक है। आए हाय, एक तो ये बहुत छोड़ना चाहते हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखो, अगर हमारी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आएगी, यानी ट्रेडिंग होगा। ट्रेड होगा तो ऐसा तो है ही नहीं कि हमारी कंट्री सारी इंपोर्ट ही करती जाएगी और एक्सपोर्ट कुछ करेगी नहीं। हमारी कंट्री भी एक्सपोर्ट करेगी। हमारी कंट्री को एक्सपोर्ट से भी पैसा मिलेगा, और दूसरा हमारी कंट्री को एक्सपोर्ट के साथ साथ पैसा मिलेगा उससे। सपोज करो कि जैसे हमारी कंट्री ने बाहर की अमेरिकन कंपनी को यहाँ पे मौजूदगी दे दी कि तुम आ जाओ और हमारी कंट्री में ट्रेड कर लो।
क्या कहा मैंने? अगर हमारी कंट्री ने ये परमिशन दे दी कि तुम बाहर की कंट्री को तुम आ जाओ और हमारे साथ ट्रेड कर लो, अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई, तो आपको क्या लगता है जो हमारी कंट्री है वो फ्री में उनको ट्रेड करने देगी, सारा पैसा वो अपनी कंट्री में ले जाएगी, इंडिया को कोई बेनिफिट नहीं होगा उस केस में? ऐसा तो नहीं है। इंडिया या तो 50-50% शेयर लेगी या कंपनी सेटअप करने का शेयर लेगी। आपको क्या लगता है जो मैकडोनाल्ड्स है यहाँ पे है इंडिया में, क्या उसका सारा पैसा अमेरिका में जाता है? इंडिया को कोई बेनिफिट नहीं होता उससे। हाँ, एक तो अपना शेयर लगता है और एक सबसे बड़ी बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आप ये देखो कोई अमेरिकन लोग थोड़ा ना आके यहाँ पे काम करते, काम तो इंडियन ही करते हैं ना। तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि जो बाहर वाली कंट्री के लोग हैं सिर्फ वो ही आते हैं हमारी, एक तो हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, दूसरी अपनी कंट्री का स्टेटस बढ़ता है, दूसरा रिलेशंस बढ़ते हैं, फॉरेन रिलेशंस बढ़ते हैं कि भाई हम तो इनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेन रिलेशंस बढ़ते हैं, और सबसे बड़ी बात जो प्रॉफिट होता है वो भी उसी कंट्री का ही होता है। तो जो मेनली हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज थी प्रायर टू 1991, उनके उद्देश्य थे कंट्री के फॉरेन ट्रेड में पार्टिसिपेट करवाना, कंट्री की इंडस्ट्रीज को फ्री और रिलायबल बनाना, कंट्री की इकोनॉमी को सारी वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ लिंक अप करना और कंट्री का प्रॉफिट और डेवलपमेंट को करना। इज दैट क्लियर? ओके बच्चा, लास्ट इज, आज मैंने केस स्टडीज के साथ अटैच नहीं की क्योंकि इससे रिलेटेड केस स्टडी तो थी नहीं। जो मैं ना लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करवाऊंगी ना, तो तब उससे रिलेटेड मैं केस स्टडी करवा दूंगी। इससे अकॉर्डिंग कोई केस स्टडी थी नहीं, तो मैं उसको आपको ना कंबाइन करके कभी एक दिन ज्यादा करवा दूंगी आज के बदले में। चलो देख लेते हैं डेंजर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। कुछ तो एक वो वाली मेरी लाइन बोल के दिखाओ जो मैंने आपको सिखाई थी, फिक्स लाइन, डेंजर या डीमेरिट्स पे। वेरी गुड। इन द सिमिलर वे, कोई भी चीज हो जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट, इट हैज मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बोथ। मैनेजमेंट है, इट हैज मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बोथ। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इट हैज मेरिट एंड डिमेरिट्स बोथ। बहुत अच्छी लाइन लगेगी, आप स्टार्टिंग ऐसी करना दैट although there are every coin has two aspects, that is head and tail. In the similar way industrial policy also have the two aspects, that is merits and demerits. तो डेंजर्स और डिमेरिट्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन है इट यील्ड्स स्टिफ कंपटीशन ऑन द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। ये स्टिफ कंपटीशन देता है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर पे, क्यों? वाई? वाई? वही बात है। देखो यहाँ पे अगर हम अपनी जगह पे देखें कि कोई सिंपल बर्गर वाली कोई शॉप हो और कोई मैकडोनाल्ड्स की शॉप हो, तो एवरीबडी विल गो इन दैट ऑल्सो। कोई महंगा नहीं होता, ऐसी बात नहीं है कि बहुत महंगा रखते हैं, रीजनेबली प्राइस होते हैं। लोग तो उतने ही है ना, एक कंट्री के लोग तो उतने ही है ना, तुम अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को भी रख दो और तुम अपने फॉरेन ट्रेडर्स को भी रख दो। ऑफ कोर्स फॉरेन वाले थोड़ी बहुत तो क्वालिटीज ज्यादा देंगे क्योंकि वहां पर टेक्नोलॉजीज ज्यादा है। तो फॉरेन वाले जो अपग्रेडेशन कर सकते हैं वो इंडिया नहीं कर सकती, तो इतना ना डोमेस्टिक जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, डोमेस्टिक कंपनी होती है, उनके ऊपर एक स्टिफ कंपटीशन होता है। स्टिफ कंपटीशन मतलब उनपे एक तकड़ी कंपटीशन होता है हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स पे। क्लियर? नेक्स्ट इज लोकल प्रोडक्शन वेंट डाउन। मतलब जो लोकल प्रोडक्शन हमारी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन होता है, हमारी कंट्री का प्रोडक्शन होता है, वो कम हो गया हो जाता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है जो लोकल प्रोडक्शन होता है वो कम इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हमारा ध्यान होता है ना वो सारा हमारा अपलिफ्ट करने में हो जाता है जो हमारी फॉरेन कंट्रीज होती है, फॉरेन सेक्टर्स की इंडस्ट्री होती है, तो हम अपने डोमेस्टिक पर ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है। और लास्ट है कंफ्यूजन वॉज क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर टू चूज विच ब्रांड्स प्रोडक्ट। हर कंज्यूमर के दिमाग में ये कंफ्यूजन हो जाती है कि किस ब्रांड के प्रोडक्ट को हम परचेज करें या चूज करें, वेदर वी हैव टू गो फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट और वी हैव टू गो फॉर इंटरनेशनल प्रोडक्ट। हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को खरीदें या इंटरनेशनल प्रोडक्ट को खरीदें, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। किसके दिमाग में क्रिएट होती है ये कंफ्यूजन? और कहाँ के कस्टमर्स के?
हमारी कंट्री के, मतलब जिस कंट्री में ट्रेडिंग होती है, जिस कंट्री में ज्यादा ट्रेडिंग होती है, तो उस कंट्री के जो पीपल होते हैं उनके दिमाग में कंफ्यूजन हो जाती है कि फ्रॉम ऑफ विच कंट्रीज प्रोडक्ट वी हैव टू चूज, या वी हैव टू चूज द प्रोडक्ट ऑफ विच कंट्री। हमें कहाँ के प्रोडक्ट खरीदने हैं, हमें इंडिया के प्रोडक्ट खरीदने हैं कि हमें फॉरेन कंट्री के प्रोडक्ट खरीदने हैं, उन लोगों के दिमाग में इस बात की कंफ्यूजन हो जाती है। क्लियर? अब एक बार आप मुझे सम अपने ढंग से पूरा बता दो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होती है, थोड़ा शॉर्ट में बता दो कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या थी, पहले तो बताओ वो क्या थी। हाँ जी, आगे। अच्छा, और उसका मेन पर्पस क्या था? व्हाट वाज इट्स मेन पर्पस? ठीक है। और जो उसके उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन क्या थी? राइट, और इससे रिलेटेड डेंजर्स क्या थे, डिमेरिट्स क्या थे इसके? और लोकल प्रोडक्शन वेंट डाउन, वेरी गुड। तो आज के टॉपिक में कुछ दिक्कत है? देयर इज डाउट, एनी डाउट इन टुडेस टॉपिक? कुछ प्रॉब्लम है आज के टॉपिक में? ओके बाबू, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। आप इसके नोट्स बना लेना, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना।